आज हम लोग वाष्प दाब से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो सॉल्यूशन चैप्टर में है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हेप्टेन एवं ऑक्टेन आदर्श विलयन बनाते हैं, दोनों का मिश्रण एक आदर्श विलयन होता है। और 373 केल्विन पर दो द्रव अवयवों का वाष्प दाब, यानी दोनों के का वाष्प दाब, एक का 105.2 है यानी हेप्टेन का, और ऑक्टेन के लिए 46.8 ये है। और 26 ग्राम हेप्टेन एवं 35 ग्राम ऑक्टेन के मिश्रण का वाष्प दाब क्या होगा। तो दोनों का द्रव्यमान दिया हुआ है, ठीक है। और चूंकि यहाँ पर अलग अलग भी पूछ रहा है दोनों का वाष्प दाब क्या होगा, और यहाँ पर दोनों द्रव के हिसाब से अगर मिश्रण का लिखें तो वो भी हम निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए मोल प्रभाज। तो मोल प्रभाज ज्ञात करने के लिए हम मोलों की संख्या पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम वही काम करेंगे, मोल प्रभाज ज्ञात करने का, और मोल प्रभाज से पहले हम करेंगे मोलों की संख्या। तो सबसे पहले हम मोलों की संख्या निकालते हैं हेप्टेन के लिए। तो हेप्टेन के मोलों की संख्या, यहाँ पर दिया गया द्रव्यमान, हेप्टेन का दिया गया द्रव्यमान क्या है 26, ये दिया गया द्रव्यमान है। और हेप्टेन के दिए गए द्रव्यमान के नीचे करेंगे हेप्टेन का जो आणविक द्रव्यमान है। तो हेप्टेन का जो सूत्र है वो होता है C7H16, ये हेप्टेन का सूत्र है। तो C7H16 जो है उसका जब हम उसके परमाणु द्रव्यमान वगैरह सब कैलकुलेट करेंगे तो ये आता है 100। तो ये इसका होता है आणविक द्रव्यमान। ये हो गया हेप्टेन के लिए मोलों की संख्या। तो जब हम 26/100 करते हैं तो ये आता है 0.26, ये आएगा मोलों की संख्या। नेक्स्ट हम निकालेंगे ऑक्टेन के लिए मोलों की संख्या। तो ऑक्टेन के लिए मोलों की संख्या, यहाँ पे दिया गया द्रव्यमान है 35 ग्राम ऑक्टेन के लिए, और ऑक्टेन का सूत्र क्या होता है C8H18, ये ऑक्टेन का सूत्र होता है। तो ऑक्टेन के लिए जो आणविक द्रव्यमान है वो भी हम इसे परमाणु, जितने इसके परमाणु हैं, जैसे 8 है कार्बन का और 18 है हाइड्रोजन का, तो उसके परमाणु द्रव्यमानों के आधार पर उसको जोड़कर हम उसके जो आणविक द्रव्यमान है उसकी गणना कर सकते हैं। तो ऑक्टेन के लिए जो आणविक द्रव्यमान है वो होता है 114। जब इसको हम हल करेंगे तो इससे हमें निकल जाएगा ऑक्टेन के मोलों की संख्या, ये है 0.31। अब दोनों के लिए अब हम मोल प्रभाज ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अब हमें निकालना है हेप्टेन के लिए मोल प्रभाज, तो कैसे करेंगे 0.26 और नीचे हो जाएगा 0.26 प्लस 0.31, ये हो जाएगा हेप्टेन के लिए, क्योंकि मोलों की संख्या, मोल प्रभाज का अर्थ होता है कि विलेय या विलायक, जिस भी घटक का हम निकाल रहे हैं, या दो घटक है तो किसी भी एक घटक का जो मोलों की संख्या है और कुल घटकों की, उस विलयन में प्रेजेंट कुल घटकों के मोलों की संख्या का जो अनुपात है वो कहलाता है मोल प्रभाज। तो यहाँ पर हम हेप्टेन के लिए ऐसे निकाल सकते हैं, वैसे ही हम ऑक्टेन के लिए निकाल सकते हैं। ऑक्टेन के लिए हो जाएगा, ये है ऊपर आ जाएगा 0.31 और नीचे होगा 0.26 प्लस 0.31। तो इस तरह से हम दोनों के लिए मोल प्रभाज की गणना कर सकते हैं। तो इसके लिए जब हम मोल प्रभाज की गणना करते हैं तो 0.456 आता है, किसके हेप्टेन के लिए 0.456। अब इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि कुल जो मोल प्रभाज होता है किसी भी विलयन में, प्रत्येक अवयव के जो जितने भी अवयव होते हैं उसका जो योग होता है मोल प्रभाज का, वो सदैव इकाई होती है, मतलब एक होता है। तो अगर मान लीजिए 3 घटक है, तो x A B C मान लीजिए 3 घटक है, तो तीनों घटक के मोल प्रभाज का योग सदैव 1 होगा। 2 घटक है तो XA प्लस XB इक्वल टू 1 होगा। तो यहाँ पर ये इसको अगर हम मान लीजिए हमें एक x से पता चल गया तो हम x भी निकालना चाहते हैं, तो 1 माइनस 0.456 करके निकालेंगे तो हमें ऑक्टेन का भी मोल प्रभाज पता चल जाएगा। तो इस तरह से ऑक्टेन के लिए मोल प्रभाज है 0.544, ये हो गया मोल प्रभाज ऑक्टेन के लिए। ये हेप्टेन के लिए हो गया और ये ऑक्टेन के लिए हो गया। तो इस फॉर्मूला से भी करेंगे तो भी इतना आएगा, और इसका करेंगे तो भी इतना आएगा। तो इस तरह हमें पता चल गया मोल प्रभाज। अब हम राउल्ट के नियम के आधार पर, है ना, राउल्ट के नियम के आधार पर हम फॉर्मूला ये वाला रखेंगे कि P मान लीजिए पहला घटक है, तो उसी का शुद्ध घटक जो है P01 और X
1, मतलब x1 क्या है यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पे हेप्टेन हो गया। और ये उस विलयन के लिए जो जैसे दो द्रव है, दो द्रव को मिक्स किया गया है, वाष्पशील द्रव दोनों को मिक्स किया गया, तो उसके लिए जो राउल्ट के नियम का फॉर्मूला होता है P = P0x। तो P0x मतलब मान लीजिए P01 लिखा है, मतलब पहले घटक, पहला जो शुद्ध घटक है उसके लिए वाष्प दाब हो गया, और ये आंशिक वाष्प दाब हो गया, उस एक घटक का आंशिक वाष्प दाब। यानी किसी विलयन में मान लीजिए दो द्रव है, तो दोनों का वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब P1 + P2 = P, मतलब ये हो गया कुल वाष्प दाब। तो P1 जब कैलकुलेट करेंगे तो P01x1 ऐसे कैलकुलेट होगा। तो ऐसे ही हम P2 निकाल सकते हैं, तो P02x2। तो P01 और P02 पता है, ये देखिए P01 कहाँ पर है, ये क्रमशः दिया है वाष्प दाब क्रमशः। तो हेप्टेन का ये है 105.2 और ऑक्टेन का है 46.8। तो इस तरह से दोनों का हमें वाष्प दाब पता चल गया, दोनों के लिए मोल प्रभाज हम निकाल लिए। फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर कुल वाष्प दाब यदि निकालना है तो हम दोनों को जोड़ भी देंगे। तो यहाँ तक आप कर लिए होंगे। अब मैं इसको थोड़ा सा क्लीन करके और आगे का प्रोसेस हम करते हैं। इसमें मोलों की संख्या का हमें मोल प्रभाज की आवश्यकता हमें पड़ेगी, इसलिए इसको रख लेते हैं इस वैल्यू को। तो सबसे पहले हम P1 कैलकुलेट करते हैं। P1 = P01x1। फॉर्मूला क्या है, P01 का फॉर्मूला क्या है, P01 क्या है, यहाँ पे शुद्ध घटक जो है, जो हेप्टेन है, हेप्टेन का अलग से कितना वाष्प दाब होगा और ऑक्टेन का अलग से कितना वाष्प दाब होगा वो दिया हुआ है यहाँ पर। तो मतलब शुद्ध घटक यहाँ पे क्या हो गया, 105.2 × x1 की वैल्यू है 0.456। तो इस तरह से ये एक घटक यानी कि हेप्टेन के लिए क्या निकला, मोल प्रभाज। तो जब हम इसको गुणा करते हैं तो वैल्यू आती है 42.97। आप खुद इसको करके देख सकते हैं। और इसके बाद है दूसरे घटक का, मतलब ये दूसरा घटक के लिए मोल प्रभाज हमने निकाला था, तो दूसरे घटक के लिए हम यहाँ पर वाष्प दाब की गणना कर लेते हैं। दूसरा घटक यानी उस विलयन में उस एक घटक के आंशिक वाष्प दाब की गणना हम करेंगे। तो दूसरे घटक का शुद्ध वाष्प दाब, जो दूसरा शुद्ध घटक है यानी कि ऑक्टेन है, उसका जो वाष्प दाब दिया है × x2। तो इसके लिए वाष्प दाब कितना दिया है, 46.8 इंटू इसके लिए मोलों की संख्या हो गई 0.544। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, दोनों को कैलकुलेट कर लिए, तो दोनों को कैलकुलेट करने पे जो वैल्यू आएगी वो होगी P2 की और ये वैल्यू आ गई P1 की, और दोनों को जब हम प्लस कर देंगे तो वो हो जाएगा कुल वाष्प दाब। यानी दोनों द्रव को मिलाने पर जो वाष्प दाब आया वो होगा कुल वाष्प दाब। तो 25.46 ये वैल्यू आई इसके लिए वाष्प दाब। तो यहाँ चूंकि जो हम ले रहे हैं किलो पास्कल के रूप में ले रहे हैं इसको, तो ये इस तरह से, ये जो कि वाष्प दाब है, इस तरह से इसका यूनिट भी लिख देंगे। यहाँ पर जब हम दोनों को जोड़ेंगे P1 = P1 + P2, तो दोनों की वैल्यू रख देते हैं 42.97 + 25.46। ठीक है, तो दोनों को प्लस करने के बाद जो हमारे पास आंसर आता है वो है 73.43 किलो पास्कल। तो इस तरह से हम कुल वाष्प दाब की गणना भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है उसमें हमने दो द्रव को मिक्स किया, दोनों द्रव का आंशिक वाष्प दाब पहले कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद पूरे मिक्स करने के बाद जो कुल विलयन का वाष्प दाब है वो दोनों के आंशिक वाष्प दाबों का योग होता है। डाल्टन का नियम जो हमने पढ़ा है, साथ साथ राउल्ट का नियम, सब मिलाकर इस तरह का क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मोल प्रभाज की गणना करते हैं। मोल प्रभाज की गणना हो जाएगी, आंशिक वाष्प दाब दिया हुआ है, शुद्ध घटक का वाष्प दाब हमें कैलकुलेट दिया हुआ है, उसको हमें दोनों को इंटू करके हम आंशिक वाष्प दाब की गणना करेंगे। जब दोनों प्राप्त हो जाएगा दोनों को जोड़ देंगे। तो इस तरह के प्रश्नों को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हम वाष्प दाब से संबंधित एक और प्रश्न हल कर लेते हैं। इसमें ये क्वेश्चन जो है वो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन से रिलेटेड है। जो राउल्ट के नियम का ही एक पार्ट हमने पढ़ा था कि वाष्प दाब में जो कमी होती है वह डिपेंड करता है अगर कहीं पर विलायक में अवाष्पशील विलेय घुला हुआ है, तो वैसी स्थिति में जो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है वो विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होती है। और वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का सूत्र क्या होता है, P0A - PA/P0A इक्वल टू ये P0A - PA/P0A, ये जो है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन को बताता है, और इक्वल टू XB लिखते हैं, मतलब वो मोल प्रभाज है, विलेय का मोल प्रभाज।
तो वही सूत्र यहाँ पर अप्लाई होगा। अब इस प्रश्न में पूछा गया है कि इसके वाष्प दाब में जो अपेक्षित अवनमन है उसकी गणना करना है। वाष्प दाब में जो अवनमन है कितना अवनमन हुआ है, यानी पहले शुद्ध जल का दे दिया है वाष्प दाब, और जब हम विलेय मिला दिए उसमें, मतलब विलेय कौन सा है यहाँ पर, यूरिया 50 ग्राम मिलाए और विलायक है यहाँ पर 850 ग्राम जल। तो इस इतने ग्राम यूरिया को जब इसमें मिलाए तो इसका वाष्प दाब जल का पहले इतना था, अब क्या होगा, मतलब अब चेंज होके, मतलब अब अवाष्पशील विलेय के मिलाने के बाद उसके वाष्प दाब में कितनी कमी आएगी वो हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं P0A माइनस PA अपॉन P0A इक्वल टू होता है XB के। अब ये XB क्या है ये आपको मालूम होना चाहिए। XB क्या है, मोल प्रभाज NB अपॉन NA प्लस NB। अब ये निकालते हैं, NB क्या है, उस एक घटक के लिए मोलों की संख्या, और Na प्लस NB क्या है, कुल मोलों की संख्या। तो यहाँ हम लिखते हैं WB अपॉन MB और नीचे हम लिखते हैं WA अपॉन MA प्लस WB अपॉन MB। ये हो गया। अब इस आधार पर हम पहले मोल प्रभाज की गणना कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास विलेय है यूरिया, तो 50, और यूरिया का अणुभार, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, इसका जो अणुभार होता है वो होता है 60। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, अपॉन हो गया 60। नीचे हम लिखेंगे यहाँ पर जल है, तो जल यानी यहाँ पर अगर हमें ये निकालना है जल के लिए मोलों की संख्या, तो जल का दिया गया द्रव्यमान है 850 और इसके लिए अणुभार हो जाएगा 18 होता ही है, प्लस यहाँ पर जो ये है यूरिया, तो ये हो जाएगा 50/60। ये ने हम लोग जो पढ़ते हैं ना कि मोल प्रभाज का अर्थ क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर बी घटक का मोल प्रभाज है तो बी घटक के मोलों की संख्या को ऊपर लिखा हमने, और कुल मोलों की संख्या यानी जितना भी है यूरिया और जल दोनों के मोलों की संख्या का जो योग है उसको हमने नीचे लिखा। और यहाँ पर देखिए क्या चीज पता है हमें, तो इसमें से हमें क्या पता है, P0A का मान पता है। P0A का मान कितना है 23.8 माइनस PA, ये PA हमें ज्ञात करना है। ये क्या है 23.0 लगा। P0A मतलब क्या है, उस शुद्ध घटक यानी जो विलायक है, शुद्ध घटक है, जल है, उसके लिए वाष्प दाब है, ठीक है। लेकिन यहाँ हमें ज्ञात करना है जब उसमें विलेय मिला दिए तो वह विलयन बन गया, तो उस विलयन का जो बना वो कितना उसके माने अब उसका वाष्प दाब कितना हो गया ये हमें ज्ञात करना है। तो जब इसको पूरे को आप सॉल्व करोगे तो इस पूरे को सॉल्व करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा वो होगा 0.017। इसको पूरे को आप हल करके देखना, 0.017 आता है। अब इसको देखिए 23.8 माइनस PA है इक्वल टू 0.017, यहाँ अपॉन में 23.8 है। अब इसको हम थोड़ा सरल कर लेते हैं, यहाँ पर 23.8 माइनस PA इक्वल टू 0.017 इंटू 23.8, ये हो गया। अब 0.017 इंटू 23.8 करने पर और पूरे को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, इसमें वैल्यू आ जाएगी PA की। PA मतलब यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इसको जब हम इसको इस तरफ से यहाँ से मान लीजिए इधर लेके जाते हैं, है ना, तो ये सब पूरा कैलकुलेट करने के बाद PA की वैल्यू जो आती है वो 23.39 ये आता है PA की वैल्यू। तो इसको PA की वैल्यू मतलब ये सामने माइनस साइन है, ठीक है, माइनस साइन है तो हम इसको इस तरफ ले जाएंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो इधर माइनस हो जाएगा 23.8 से, तो हमारे पास ये आंसर आएगा 23.39। तो इस तरह से हम बहुत ही सरल सा प्रश्न है, देखिए ये कितना, लेकिन ऐसा लग रहा है कि क्या क्या इसमें बहुत सारी वैल्यूज दी हुई हैं। प्रश्न को आप बार बार 2-3 बार अच्छे से पढ़ेंगे कि इस प्रश्न में क्या दिया है, जल का वाष्प दाब दिया है, ठीक है, और यूरिया मतलब यहाँ पर विलेय है अवाष्पशील, और ये जल का दिया है शुद्ध जल है, उसके लिए इसमें ग्राम में वेट दिया हुआ है, यूरिया का ग्राम में वेट दिया। जब भी ग्राम में वेट दिया है तो आप समझ जाना कि यहाँ जरूर कुछ ना कुछ मोल की संख्या का मतलब क्वेश्चन होगा।
तो अणुभार तो आप सूत्र यदि मालूम है, किसी भी यौगिक का आपको यदि सूत्र पता है तो आप उसके आणविक द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं। तो इस आधार पर बहुत ही सरल सा प्रश्न है ये, देखिए ये हमने लगा दिया इसमें वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का सूत्र, और वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन जो है वो विलेय के मोल प्रभाज्य के बराबर होता है, क्योंकि जितना हम विलायक में विलेय मिलाते जाते हैं, अवाष्पशील विलेय मिलाते जाते हैं, उसके वाष्प दाब में उतनी ही कमी होती जाती है। तो इस तरह से आप प्रश्न को हल कर सकते हैं। ये आपके एनसीईआरटी से ही लिया हुआ प्रश्न है। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपको वाष्प दाब से रिलेटेड और मिलेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बारे में चर्चा करेंगे।